बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश मतलब तारा मछली के जल संवहनी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्टारफिश जो होती है इकाइनोडर्म में आती है और इकाइनोडर्म जो होता है उनके बेसिक कैरेक्टर्स हैं कि दे हैव स्टार लाइक अपीयरेंस, स्टार के जैसी तारे के जैसी इनकी संरचना होती है। ये स्फेरिकल या एलोंगेटेड होते हैं और ये मैराइन एनिमल होते हैं मतलब समुद्री जीव होते हैं और इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी स्किन होती है, कांटेदार स्किन होती है और ऑर्गन लेवल का इनमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये हैं इकाइनोडर्म के बेसिक कैरेक्टर्स। ठीक है ना। अब हम आते हैं जल संवहनी तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जो कि इकाइनोडर्म के द्वारा यूज़ में लिया जाता है, जैसे स्टारफिश, सी अर्चिन, इसी तरह। और ये इनमें लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग, वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पायरेशन आदि काम में इनका हेल्प करती है। और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जल संवहनी तंत्र होता है ये कंपोज्ड ऑफ कैनाल से बना हुआ होता है एंड कनेक्टिंग न्यूमरस ट्यूब फीट। इसमें बहुत सारे ट्यूब फीट, नालपात जो होते हैं वो इसमें कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टारफिश की। इसे देखिए, स्टारफिश का जो स्टारफिश होती है उसका शरीर चपटा और तारे के समान होता है और इसका जो एक भाग इसका आधार की ओर होता है, इस सतह पर इसके मुख पाया जाता है। ठीक है। जो राइट साइड में आप डायग्राम देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखिए माउथ इसमें शो है, माउथ। ठीक है। इसको बोलते हैं ओरल सरफेस। ये जो माउथ दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रक्चर है और ये पूरा कहलाता है इसकी ओरल सरफेस, जो कि इसके आधार की तरफ होती है। और ये जो दूसरी पिक्चर आप लोग देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं एनस। ठीक है। तो इसके जो ओरल सरफेस होती है उसके विपरीत साइड में एनस मतलब गुदाई पाई जाती है और ये कहलाता है एबोरल सरफेस। ये कहलाती है एबोरल सरफेस एंड ये है ओरल सरफेस। ठीक है। अब ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इसका अधिकांश भाग जो होता है वो आंतरिक होता है और इसकी स्टार्टिंग होती है मैड्रीपोराइट रंध्र से। ये जो देख रहे हैं आप गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है मैड्रीपोराइट। ठीक है। जिसको प्ररंध्रक भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो प्ररंध्रक है ये एबोरल सरफेस पे मतलब ऊपर की तरफ एबोरल सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है। तो दोनों सरफेस इस डायग्राम में शो है। ओरल सरफेस जिसको मुखीय तल कहते हैं, जहाँ पर माउथ पाया जाता है नीचे की तरफ होता है, और जो ऊपर की सतह होती है उसको एबोरल या अपमुखीय तल कहते हैं। इस पे मैड्रीपोराइट पाया जाता है और यहीं से जल संवहनी तंत्र की स्टार्टिंग होती है। ठीक है। और ये जो मुखीय तल है ओरल सरफेस जो होती है, ओरल सरफेस पे आप ये जो देख रहे हैं 5 भुजाएं, स्टारफिश में 5 बाहें होती हैं, ब्रांचेज होती हैं इसकी। इनमें ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं नालपात। ठीक है। नालपात के ये चूषक सकर्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये नालपात के सकर्स हैं जो इसकी मुखीय तल या ओरल सरफेस पे दिखाई देते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैड्रीपोराइट या प्ररंध्रक। ठीक है। मैड्रीपोराइट जो होता है स्टारफिश के, ये देखिए मैड्रीपोराइट स्टारफिश के जो अपमुखीय मतलब एबोरल तल होती है उस पर उसकी भुजाओं के बीच में एक सेंट्रल डिस्क पाई जाती है, केंद्रीय सेंट्रल डिस्क पाई जाती है और इस डिस्क में मैड्रीपोराइट पाया जाता है। ये जो मैड्रीपोराइट होता है ये इसकी डिस्क के केंद्र से कुछ हटा हुआ होता है। ये देखिए डायग्राम में मैड्रीपोराइट
ये जो सेंट्रल डिस्क है उस पर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन केंद्र से कुछ हटा हुआ होता है और पास की ये जो स्टारफिश होती है उसकी दो पास की जो भुजाएं होती हैं उनको मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, इसमें देखिए इनको मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा दिखाई दे रही है, ये दो भुजाओं को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है उस पर ये इसके बीच में ये स्थित होता है। ये जो दो भुजाएं हैं फर्स्ट एंड सेकंड, दो भुजाओं को सम्मिलित रूप से बाइवियम या द्विभुजिका कहते हैं। और ये जो बची हुई ये जो 1 2 3 ये जो बची हुई शेष भुजाएं होती हैं ये कहलाती हैं ट्राइवियम, ठीक है, या त्रिभुजिका, ठीक है। मैड्रीपोराइड जो है ये गोल दिखाई दे रहा है आपको। मैड्रीपोराइड जो होता है बटन की तरह दिखाई देता है, परंतु इसमें अनेक अरीय मतलब रेडियल रूप से ये व्यवस्थित होता है। इसमें खांच उभार इस तरह के दिखाई देते हैं और इन खांचों के अंदर कशाबी उपकला कोशिकाएं पाई जाती है और हर एक जो इसकी खांच होती है उसके पेंदे में बॉटम में एक पोर्स या रंध्र पाए जाते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप लोग, ये मैड्रीपोराइड छिद्र है, इसमें ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, पोर्स हैं मैड्रीपोराइड में, और ये पोर कैनाल जा रही है, ये सिलिएटेड होती है, ठीक है। सिलिएटेड पोर कैनाल्स होती हैं जो नीचे जा रही हैं, ठीक है। और नीचे जाकर ये फिर प्रत्येक रंध्र जो है पोर कैनाल से जुड़ा हुआ होता है और ये जो पोर कैनाल होती हैं आपस में मिलकर यहाँ पर कलेक्टिंग कैनाल बना लेती है। और ये जो कलेक्टिंग कैनाल्स होती है ये तुंबे के आकार की संरचना यहाँ पे ये सारे इकट्ठी होकर कलेक्टिंग कैनाल यहाँ पर एम्प्यूला इसको बोलते हैं, एम्प्यूला में आकर खुलती हैं, ठीक है। इसको एम्प्यूला या तुम्बिका कहा जाता है, ठीक है। और ये जो एक मैड्रीपोराइड होता है, इस एक मैड्रीपोराइड में 250 तक रंध्र हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मैड्रीपोराइड होता है ये एक छलनी की तरह, सीव की तरह की संरचना होती है, ठीक है। इसमें एम्पुला ये भी शो है, साथ में एम्पुला ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है मैड्रीपोराइड के बाद आता है इसमें स्टोन कैनाल सेकंड पार्ट है इसका, स्टोन कैनाल जिसको कहते हैं अश्म नाल, ठीक है। ये जो मैड्रीपोराइड होता है उसकी जो तुम्बिका मतलब एम्प्यूला होती है से एक कैल्शियमी नाल प्रारंभ होती है, ठीक है। कैलकेरियस कैनाल प्रारंभ होती है, इसमें ही देखेंगे, इसको बोलते हैं स्टोन कैनाल। ये कैल्शियमी नाल होती है जो लंबवत नीचे उतर जाती है और फिर रिंग नाल जो होती है ये स्टोन कैनाल आकर रिंग नाल में मिल जाती है। रिंग नाल आप इसमें देखिए, ये सेंट्रल रिंग कैनाल देख रहे हैं आप लोग, ये मैड्रीपोराइड, ठीक है, मैड्रीपोराइड चित्र, इससे ये स्टोन कैनाल आके फिर ये जो सेंट्रल रिंग कैनाल है इसमें आकर मिल जाती है, ठीक है। ये जो रिंग कैनाल होती है ये इसके मुखीय तल के अधिक मतलब ओरल सरफेस के नज़दीक होती है और इस नाल को स्टोन कैनाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नाल होती है स्टोन कैनाल, इसमें चूने का जमाव होता है जिसके कारण ये पत्थर की तरह, ये स्टोन कैनाल पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। ये जो स्टोन कैनाल होती है इसकी जो ल्यूमेन होती है मतलब अवकाशिका होती है वो खोखली नहीं होती, इसकी दीवार जो होती है वो दो भागों में विभाजित होती है, ठीक है। और ये जो स्टोन कैनाल होती है इसमें एक एक्सियल साइनस पाया जाता है और इसमें एक्सियल ग्लैंड भी पाई जाती है। ये
एक्सियल साइनस, ये देख रहे हैं आप लोग डायग्राम में, एक्सियल साइनस और एक्सियल ग्लैंड भी इसमें पाई जाती है। तो ये मिलकर एक्सियल साइनस, एक्सियल ग्लैंड, ये मिलकर एक अक्षीय जटिल मतलब एक्सियल कॉम्प्लेक्स कहलाती हैं। ठीक है, ये इसका एक डायग्राम और है। अच्छा, चलिए ये इसमें, ठीक है, इसमें देखिए, इसके बाद ये जो स्टोन कैनाल है वो आकर रिंग कैनाल में मिल जाती है। ये जो रिंग कैनाल होती है, सेंट्रल रिंग कैनाल, ये तारामीन के शरीर में जो इसका मुख्य तल, ओरल सरफेस जो है, उस पर एक पेंटागोनल रिंग कैनाल मतलब पंचभुजीय वर्तुल नाल पाई जाती है, और इसको जल संवहनी वाटर वैस्कुलर रिंग भी कहा जाता है। सेंट्रल रिंग कैनाल को वाटर वैस्कुलर रिंग या वाटर रिंग आदि भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो रिंग होती है वो ईसोफेगस के चारों तरफ पाई जाती है, इसलिए इसको सर्कम ईसोफेजियल कैनाल भी कहा जाता है। ये जो रिंग कैनाल होती है इसका जो भाग रेडियल कैनाल के आधार में स्थित होता है उसको इंटररेडियस कहा जाता है। इंटररेडियस कहा जाता है। ये जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये इंटररेडियस कहलाता है। ये रिंग कैनाल, ये पार्ट इंटररेडियस कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से ये जो रिंग कैनाल है इसमें कुल 5 इंटररेडियस, जिसको अंतरार भी बोलते हैं, 1 2 3 4 5। तो एक स्टारफिश में कितने इंटररेडियस हो गए? 5 अंतरार या इंटररेडियस पाए जाते हैं। और ये जो प्रत्येक जो इंटररेडियस होती हैं उन पर एक जोड़ी अंतर्वलित पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु जिस इंटररेडियस से ये स्टोन कैनाल आकर जुड़ती है, ये स्टोन कैनाल आकर जिससे जुड़ती है, वहाँ पर सिर्फ एक ही पिंड पाया जाता है। तो इस तरह इसको टाइडमान पिंड कहा जाता है। तो इस तरह से इस रिंग में 9 पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, कुल 9 पिंड टाइडमान वलय पाए जाते हैं, और इनका नाम, क्योंकि इनके शोधकर्ता थे वो टाइडमैन थे, इसलिए इनको टाइडमान पिंड कहा जाता है। ठीक है, टाइडमान। और ये जो टाइडमान बॉडीज़ होती हैं वो ये जो इसमें ये आप लोग देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को ढंग से देखिए। पॉलियन वेसिकल दिखाई दे रहे हैं, इसके दोनों तरफ ये टाइडमान बॉडी पाई जाती है। जो पॉलियन वेसिकल है इसका काम होता है रेगुलेट इंटरनल प्रेशर, अंदर जो प्रेशर होता है इसको ये रेगुलेट करता है, पॉलियन वेसिकल। ठीक है, ये रिंग कैनाल के आउटसाइड में बाहर की तरफ एक पियर शेप्ड सैक होता है। ठीक है, थैले टाइप संरचना है जिसको पॉलियन वेसिकल बोलते हैं। और ये जो पॉलियन वेसिकल है इसकी संख्या इसमें 10 होती है, 2 इन ईच इंटररेडियस। ठीक है, बट अलग अलग स्टारफिश में इसकी संख्याएं अलग अलग होती हैं। ये जो वेसिकल होता है इसका फंक्शन, इस पॉलियन वेसिकल का काम ये है कि ये एक्सपेंशन चैम्बर है, ये एक एक्सपेंशन चैम्बर है फॉर स्टोरेज ऑफ फ्लूइड ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इस जो वाटर है उसको स्टोरेज करने के लिए ये एक एक्सपेंशन चैम्बर होता है। ठीक है, और इसकी जो नेक होती है पॉलियन वेसिकल की, वहाँ पर एक पेयर स्मॉल स्फेरिकल शेप के येलोइश ग्लैंडुलर बॉडीज अटैच होती है। ये टाइडमान बॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है, जो कि रिंग कैनाल की इनर वॉल के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो इंटररेडियस होती हैं, इंटररेडियस जो कि जहाँ पर स्टोन कैनाल आकर जुड़ती है, स्टोन कैनाल इंटररेडियस
जहाँ पर स्टोन कैनाल आकर जुड़ रही है वहाँ पर सिर्फ एक टीडमान बॉडीज़ पाई जाती है, दोनों तरफ की बजाय सिर्फ एक, ये जो शो हो रही है एक पाई जाती है, और दूसरी जो इंटररेडियस है वहाँ पर दो, एक पेयर में पाई जाती है टीडमान बॉडी, जबकि जहाँ पर मैड्रीपोराइट की स्टोन कैनाल आकर जुड़ती है वहाँ सिर्फ एक टीडमान बॉडी पाई जाती है। तो टोटल इस स्टार फिश के अंदर 9 टीडमान बॉडीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। और इसका प्रोबेबली ये फ़िल्टर, इस फ्लूइड को फ़िल्टर करने का काम ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम में फ्लूइड को फ़िल्टर करने का काम करती है। और कुछ एक हाइमन एक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने ये भी कहा था कि ये एक लिम्फेटिक ग्लैंड की तरह काम करती है, जो कि प्रोबेबली एमीबोसाइट की मैन्युफैक्चरिंग करती है वाटर वैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेडियल कैनाल, ठीक है। रेडियल कैनाल, ये इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, राइट साइड में रेडियल कैनाल, ठीक है। पोलियन वेसिकल हो ही गया, थैले के समान संरचना पोलियन वेसिकल, ठीक है। और इसकी संख्या 1 से 5 तक और जाति के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये पोलियन वेसिकल 5 होते हैं। हर इंटर रेडियस के बीच में एक, जिसके दोनों तरफ टीडमान बॉडीज़ पाई जाती है, ठीक है। और जल संवहनीय तंत्र में जलाशय का काम करती है, ठीक है। अब आती है रेडियल कैनाल। ये रेडियल कैनाल जो होती है, रिंग कैनाल की जो प्रत्येक भुजा होती है उसके मध्य से एक कैनाल निकलती है, जिसको, क्योंकि ये पंचभुजीय होती है, पेंटागोनल रिंग कैनाल होती है, इसकी हर एक जो भुजा होती है उसके बीच में से एक कैनाल निकलती है जिसको रेडियल कैनाल बोलते हैं। और ये जो भुजा होती है इसके किनारे पर एक टर्मिनल टेंटिकल्स पाया जाता है। टर्मिनल टेंटिकल्स के रूप में ये ख़त्म होती है। ये इसमें दिखा है, इसमें शो नहीं हुआ है, बट ये जो एंड है, इसका एंड है जो इस ब्रांच का, वहाँ पर ये टर्मिनल टेंटिकल्स पाया जाता है। ये नीचे जो देख रहे हैं आप लोग, ये नीचे शो हो रहा है, नीचे लास्ट में जो वो टर्मिनल टेंटिकल्स में ख़त्म होती है। और ये जो रेडियल नाल होती है वो पक्षमाभ युक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है लेटरल कैनाल, ठीक है। इसको पोडियल कैनाल भी कहते हैं, और हर एक जो लेटरल कैनाल होती है वो अटैच्ड होती है ट्यूब फिट से, और इसके अंदर एक वॉल पाया जाता है। ये जो लेटरल कैनाल होती है उसमें एक वॉल पाया जाता है विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर को वापस पीछे आने से, ट्यूब फिट से वापस जब पीछे की तरफ आता है तो उसको ये रोकती है, जिसके कारण ये जो ट्यूब फिट में गया हुआ वाटर होता है वापस इस रेडियल कैनाल में नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है लेटरल कैनाल में जो इसको बैक फ्लो नहीं होने देता, ये वॉल, ठीक है। तो ये वॉल जो है वो कंट्रोल करता है इस फ्लूइड को, ठीक है। और ये जो लेटरल कैनाल होती है, ये अरिये कैनाल जो रेडियल कैनाल है उसके दाएं बाएं दोनों तरफ पंक्ति के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और पूरी भुजा, ये जो पूरी रेडियल कैनाल की पूरी भुजा है उसके ऊपर ये पदियनाल या पोडियल कैनाल पाई जाती है। और ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट में होती है। स्टैगर्ड अरेंजमेंट मतलब कि दाएं बाएं जो नाल होती हैं, दाएं बाएं की नाल आमने सामने नहीं है। ये आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, दाएं बाएं की जो नाल है वो एक दूसरे के जस्ट आमने सामने नहीं होती। एक और की दो पार्श्व नालों के बीच की जो दो पार्श्व नाल जो हैं, दो लेटरल नाल हैं, उनके बीच की जो स्पेस है उसमें दूसरी तरफ की नाल निकलती है। और ये जो प्रत्येक पार्श्व नाल है उस पर वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक तरफा होता है, ये मैंने बताया, ये इसको वापस बैक जाने से रोकता है। नेक्स्ट आपके आता है लेटरल कैनाल के बाद आता है ट्यूब फीट या नाल पाद,
ठीक है, ट्यूब फीट या नालपाद, ये ट्यूब फीट, ठीक है। प्रत्येक ये जो पोडियल कैनाल होती है वो आके एक ड्रॉपर के जैसी संरचना, ये आप देख रहे हो ड्रॉपर के जैसी संरचना है, उसमें आके खुलती है। उसका ये जो ऊपर का भाग है घुंडी नुमा होता है, जिसको एम्प्यूला या तुम्बिका कहते हैं। ये भाग आंतरिक होता है, ठीक है। और इसके नीचे, एम्प्यूला के नीचे पोडियम पाया जाता है। ये नीचे की तरफ जो संरचना है ये पोडियम कहलाता है, ठीक है। और इसका जो निचला सिरा होता है, ये निचला सिरा, ये देख रहे हैं, हर एक पोडियम का निचला सिरा जो होता है वो इस स्टारफिश का जो ओरल सरफेस होती है उससे बाहर की तरफ निकला रहता है। और इसके इस अंतिम छोर के ऊपर सकर्स मतलब चूषक कहलाता है ये, ठीक है, जो कि कशाबी उपकला, ये सकर जो होता है वो कशाबी उपकला से आश्रित होता है। आंतरिक परत जो होती है वो उसकी पेरिटोनियम की होती है, और इसके बीच में मध्य के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ और लॉन्गिट्यूडिनल पेशियाँ मतलब अनुदैर्ध्य पेशियाँ पाई जाती हैं, जो जब पादक, इसका ये जो पोडियम है जब ये पोडियम एक ओर की पेशियाँ जो होती हैं, इसकी मसल्स होती हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती हैं, तब ये पादक मुड़ जाता है। इसकी जो ओरल सरफेस होती है उस पर इन पाद नालों की 2 या फिर 4 पंक्तियाँ पाई जाती हैं। 2 कब पाई जाती हैं? जब ये पार्श्वनाल की लंबाई समान होती है, जो लेटरल नाल निकल रही हैं उनकी लंबाई अगर समान होगी तो ये जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव होती है, वीथी खांच जिसको बोलते हैं, उसके दोनों तरफ एक एक पंक्ति दिखाई देगी। और यदि लेटरल कैनाल की लंबाई असमान होगी, एक बड़ी एक छोटी होगी, तो फिर ये जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव होती है उसके अंदर 2-2 पंक्तियाँ इसकी नालपाद की दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जल संवहनी तंत्र जो है उसकी कार्यविधि क्या है, ये किस तरह कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो जल संवहनी तंत्र होता है इसके अंदर सारा जो एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम होता है उसके अंदर जल भरा हुआ होता है। और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है मुख्य रूप से गमन का कार्य करता है, मुख्य रूप से ये गमन का कार्य करता है। इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है गमन को एक बार आप लोग डायग्राम में, ये ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्यूब फीट जो है उसमें जो एम्प्यूला है उसके अंदर ये सर्कुलर एम्प्यूलर मसल्स पाई जाती हैं। और ये आपको मैंने भी बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको रिट्रैक्टर या लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहते हैं, ये यहाँ पर इसमें पाई जाती है, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू, ये ल्यूमेन ऑफ पोडियम दिखाई दे रही है, और ये लिवेटर मसल्स यहाँ पे नीचे पाई जाती हैं, ये रेडियल मसल, और ये टर्मिनल प्लेट इसकी है, और ये यहाँ नीचे सकर्स, ठीक है। अब ये देखिए गमन के समय पादकों की स्थिति। गमन के समय क्या होता है, ये जो एम्प्यूला होता है, एम्प्यूला की पेशियाँ, एम्प्यूला की ये जो पेशियाँ होती हैं, एम्प्यूलर मसल्स, ये सिकुड़ती हैं, एम्प्यूलर मसल्स सिकुड़ती हैं, जिसके कारण इसमें एम्प्यूला में भरा हुआ जो वाटर होता है वो इसमें पादक पोडियम में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि जो लेटरल कैनाल होती है, लेटरल कैनाल में मैंने बताया था वाल्व उपस्थित होता है, वो वाल्व इसको वापस रेडियल कैनाल में जाने से रोक लेता है। तो क्योंकि ये लेटरल कैनाल में वापस नहीं जा पाती तो ये पानी पोडियम में या पादक में चला जाता है। अब क्योंकि पोडियम के अंदर अतिरिक्त जल आ जाता है, इसके कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये इस डायग्राम में देखिए, इसमें पानी आ गया तो इसकी लंबाई पोडियम की बढ़ गई है, ठीक है, लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण ये धरातल को, ये देखिए सरफेस को संपर्क में आ जाता है। और ये जो इसके सकर्स होते हैं, इसका जो मध्य भाग होता है, जहाँ मैंने आपको बताया था मध्य भाग संपर्क में आता है, तो इसका जो बीच का भाग है, मध्य भाग में क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो पाए जाते हैं वो मध्य भाग में पाए जाते हैं, जिसके कारण से धरातल के संपर्क में आने से
ये जो मध्य भाग है ऊपर उठ जाता है, मध्य भाग ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर निर्वात उत्पन्न हो जाता है, मतलब वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये जो पोडियम होता है दृढ़ता के साथ टाइटली वो जो आधार है उससे चिपक जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बंदूक से गोली निकलती है, या कार के अंदर ग्लास में आप जो लगाते हो उसमें वैक्यूम होता है, जिसके कारण वो जो शीट होती है वो उस कांच से चिपक जाती है वैक्यूम के कारण। तो उसी तरह से यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होता है और उसके कारण ये जो पोडियम होता है वो यहाँ आधार से चिपक जाता है, जिसके कारण ये पोडियम जो होता है जब गति करता रहता है तो ये स्टारफिश फिसलने से बच जाती है। ठीक है, अब पादप की जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं फिर उसके बाद इनमें सिकुड़ती हैं, और सिकुड़ने के कारण इसके अंदर का जो तरल होता है वो वापस पुनः इसमें एम्प्यूला के अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो पादप होता है वो वापस छोटा हो जाता है। ये डायग्राम में बहुत अच्छी तरह शो किया गया है, इसको आप गौर से देखो। जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स सिकुड़ गई तो पानी जो है एम्प्यूला में चला गया, जिसके कारण पादप की लंबाई वापस छोटी हो गई, जिससे ये इसको सरफेस को धरातल को छोड़ देता है। और अगली बार जब ये पोडियम इसका पादप जब एम्प्यूला सिकुड़ने से लंबा होगा तो वो पहले की जो जगह है उससे थोड़ा टेढ़ा, आप लोग देख रहे हो इसमें, वो आगे की तरफ मुड़ जाता है, सीधा नहीं होके आगे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं वैसे ही ये स्टारफिश आगे कदम बढ़ाती है। तो और इस तरह की जो गति होती है, एक नहीं बल्कि इसकी कितनी सारी ट्यूब फिट होती हैं, उन सब के द्वारा ये गति होती है। तो इस कार्य के अंदर इसका जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है पूरी तरह वो सहयोग करता है। इसी के साथ इसमें जो ये तंत्रिकाएं होती हैं और पेशियां होती हैं इसकी, वो भी इसमें पूरी तरह सहयोग करती हैं इसके गमन करने में। ये जो स्टारफिश होती है इसकी जो ट्यूब फीट होते हैं, इनके जो सकर्स हैं, इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर कोई सतह खड़ी सतह होगी इसके ऊपर भी ये खड़ी सतह के ऊपर भी ये चढ़ लेती है और मजबूती के साथ। आपने देखा होगा सीपी होती बंद, सीपी का खोल बंद होता है, उसको भी इसकी जो ये ट्यूब फीट होती हैं वो अडहेशन इसके ऊपर चिपक जाती है और वो अडहेशन के कारण इस सीप के मुख को खोल लेती है। तो ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य तो क्या हो गया, गमन में सहायता करना, और गमन जो होता है वो इसकी ट्यूब फीट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा फंक्शन ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, मेन तो हो गया इसका लोकोमोटर फंक्शन जिसको मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा इसमें रेस्पायरेशन और सेंसरी ऑर्गन का भी ये कुछ जो स्पीसीज होती हैं उनमें भी उनका काम करती है रेस्पायरेशन और सेंसरी का। जैसे ऑफ्यूरोडिया होता है और होलोथुरिडिया होता है, उनके जो ट्यूब फिट होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करते हैं। ठीक है, और कुछ इकाइनोडर्म्स होते हैं जिनके अंदर ये रेस्पायरेशन और सेंसरी दोनों का काम कर लेती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फूड कैप्चर। ठीक है, तो ये जो ट्यूब फीट होते हैं वो प्रे को पकड़ने में, इसका जो शिकार होता है उसको कैप्चर करने में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो सकर्स जो होते हैं वो अभी मैंने बताया जो मोलस्क के शेल को खोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फूड कैप्चरिंग में इसके ट्यूब फीट इसकी मदद करते हैं। इसके अलावा अटैचमेंट में मदद करते हैं। स्टारफिश जो होती है किसी भी रॉक पे अटैच्ड हो जाती है अपने इन ट्यूब फीट के कारण। तो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम के जो ट्यूब फीट हैं वो इसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। साथ ही एक्सक्रिएटरी, लास्ट है एक्सक्रिएटरी, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसका जो बॉडी का जो थिन एरिया होता है सरफेस का उसके द्वारा। ठीक है, जैसे ट्यूब फिट की वॉल्स होती है, उससे थिन एरिया जहाँ होगा वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से
अलग कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, और एनएस के द्वारा भी। तो इस तरह से इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के मेन फंक्शन हो गए। लोकोमोटर, गमन सबसे मेन काम है, लेकिन इसके अलावा रेस्पायरेशन, फूड कैप्चर, अटैचमेंट और एक्सक्रीटरी, ये काम भी ये करती है। इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है।